ये डॉक्यूमेंट्री है, ये यूट्यूब पे तुमको देखना। नाम बोल हमारा दीजिए। नाम पुष्पा पांडे इलाहाबाद से है, जम्मूपुर कोटवा। अच्छा जम्मू से आई। जम्मूपुर कोटवा। कोटवा। क्या दिक्कत है दीदी आप? पैरालाइज है। अच्छा पैरालिसिस है। कब से है आपको? हमको 2 साल हो गए। अच्छा जब पहली बार हुआ था तो कैसे मालूम चला था कि आपको लगा कि पैरालिसिस हुआ है? इलाहाबाद डॉक्टर ने दिखाया थे तो उठा के जब चेक किया, ऊपर हाथ उठा के देखे, छोड़ के गिर गया, तो वही डॉक्टर बताए पैरालाइज है। अच्छा फिर सीटी स्कैन हुआ था क्या? हाँ सब हुआ है। तो सीटी स्कैन में क्या CT स्कैन सब हुआ था? तो इस क्या आया था इनके रिपोर्ट में क्या आया था? पहली बार ये बनाई ना तो छोटा छोटा गांव थे सर में, अच्छा सर और दूसरी बार कुछ नहीं है, फिर सीटी स्कैन में कुछ नहीं है। तो कहाँ के अस्पताल में दिखवाए थे? हम सोचे कि सुशील मिश्रा के शायद नीरज को। अच्छा इलाहाबाद। उसके बाद फिर लोकल डॉक्टर को दिखाए, फिर PGI में ले गए। 4 घाट में कोई डॉक्टर है। हाँ सारी के लोकल बहुत जब जहाँ अगर नहीं अच्छा आपको लगा कि मतलब कुछ मूवमेंट से हुआ हो, जैसे मान लीजिए सर पे चलते चोट लग जाना, ऐसा कुछ लगा था क्या? हमारे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ था? आज का हम मेजरमेंट करके इनको बताया कि इनको बच्ची हुई थी, तब इनका ओवरी जो था फंस गया था, उसके चलते इनका पूरा डाइजेशन सिस्टम हैंग हो गया, और हैंग होने के बाद बैक बोन का न्यूरो खींच गया, इसलिए इनको ब्रेन स्ट्रोक। ये मैंने बताया। सर जी इलाज के बाद कैसा पता डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? हाँ हाँ पहले से बहुत डिफरेंस है। बताओ। 30 मार्च में पहले से बेटर नाप मिला है ना? जल्दी जाएंगे, कोशिश करेंगे। ठीक। पहले से बदन कैसा लग रहा है? पूज्य दर्शकों, आप सबों ने मुझे राह पर चलने के लिए बल दिया, सबल किया। मैं इस बात के लिए आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। भाइयों, कई भाषी लोग हैं और सबों को नमस्कार ही मेरा स्वीकार किया जाए। कई भाषा में लोगों की तरह मैं उस स्टाइल में बोल नहीं पाता। और आज महीने का लास्ट है, जनवरी का 31 तारीख है। मैं एक इलाहाबाद के पेशेंट को देखा और उस पेशेंट के बारे में कुछ जो मुझे अनुभव हुआ, मेरे आत्मा पे जिसका एक छाप पड़ा, उस छाप को प्रदर्शन करने का कोशिश करता हूँ। भाई, ये पेशेंट एक महिला पेशेंट है और बताती है, जो बयान उसका सही नहीं लगता मुझे, एलोपैथ के उस ट्रायल पर और मेरे बयान में दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा। मैंने उसे बताया कि यह कारण जो पैरालिसिस का बना वो उसके प्रेगनेंसी काल का था, जब प्रेग्नेंट थी, और उस समय उसका बायां ओवरी जो था वो किसी तरह सट जाने से उसके अंदर जमाव होने लगा, और जमाव के कारण वो एक लंबे तनाव में आ गई। पहले आहार क्रिया बिगड़ा और उसके बाद में फिर हार्ट के कार्डियो से प्रेशर ज़्यादा जाने लगा, और प्रेशर जब ज़्यादा गया तो ब्रेन में स्ट्रोक हो गया। तो स्ट्रोक फुल स्ट्रोक नहीं है, इसके हाथ और पांव दोनों में बहुत ज़्यादा विकृति हो गई। ये आई मेरे पास और कई दिनों से लगी हुई थी। फिर आई तो दूर से देखना और ऑडियो वीडियो पे देखना उतना कारगर बात तो नहीं होता। जो आदमी विजुअली देखता है और जो आदमी दूर से
विजन में देखता है, दोनों में अलग बात होती है। तो फिर आकर के उनके हस्बैंड भी थे, मैंने उनके बॉडी को पूरे को नाप के दिखाया कि देखो भाई ये विकृति हुई और इस विकृति के कारण ये हुआ। टाइम लगेगा इसमें, एक बार में तो ख़त्म नहीं होगा, कई बार में ख़त्म होगा। जब ख़त्म हो जाए, देखो बार के बारे में मैं कोई तय करके नहीं रखता, वो शरीर तय करके रखता है। और जब बिल्कुल सही लगने लगता है तो उस आदमी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। मैं दुख का साथी हूं, मैं सुख का साथी नहीं हूं। बिना किसी बाधा के अगर शरीर चलने लगे और वो अपना सुखमय हो तो समझ लो ये शरीर ठीक है। दुख सुख भूख नींद पैखाना और पेशाब ये सब सही हो जाए तब समझ लो शरीर सही है। शरीर क्रिया का प्रतिक्रिया सही देता है, इसका मतलब है कि शरीर सही है। तो उस हाल में फिर मेरे पास आने का क्या जरूरत होता है। मैं एक लाइन जरूर कहता हूं कि 6 महीने पे एक बार बॉडी को चेक करा लेना चाहिए कि बॉडी में कोई एरर तो नहीं आ गया या बॉडी को कहीं मिसहैंडल तो नहीं कर लिया। तो उसके बारे में मैं बताता हूं कि आना चाहिए। इस औरत से बहुत सारी बात पूछी मैंने। पूछने के बाद में मैं फिर बोला कि भाई देखो मेरी बात तुम्हारे बोली बात तो मुझे मालूम हो रहा है कि मैं सही में उस समय से बीमार हूँ, लेकिन इसका क्या प्रमाणिकता है। बोले प्रमाणिकता ये है कि जब हम काम कर लेंगे तब ये बॉडी अलग रिस्पॉन्स करेगी, अलग बात बताएगी। तो फिर ये ले गया, ले जा करके इसके काम काज को उसके उनके हस्बैंड को बैठाया और बैठा करके, चूंकि वो सलवार फ्रॉक पहनने वाली थी तो उनको एक साया पहनाया गया। पहना करके चूंकि कई अंगों में काम करना पड़ेगा तो कितना पार्ट को खोलेंगे, कितने को ढकेंगे, वो खुल पाएगा नहीं खुल पाएगा, कई तरह की बात आती। इसीलिए मेरा हर स्त्री को देखने के पहले एक मेरा मांग होता है कि वो भारतीय परिधान में होना चाहिए और भारतीय परिधान के साथ साथ एक लीगल टेंडर गार्जियन उसका होना जरूरी है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटा उसको बैठ करके साथ देना होगा। तो फिर मैंने उसका पूरा काम 1 घंटे में परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद मैं काम करता रहता हूँ। जिस अंग को रेक्टिफाई करता हूँ उस अंग के बारे में पूछता हूँ, खड़ा कराता हूँ, बैठाता हूँ, उठाता हूँ, चलाता हूँ, हाथ उठाने की बात करता हूँ, उंगलियों को फैलाने की बात पर जो अंग तुम्हारे शिथिल है उनको हम काम करने के लिए बोलते हैं। मेमोरी नहीं है, उसका प्रोग्राम डिलीट हो गया, तो ये बात का टेस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। तो वो टेस्ट करते रहते हैं। फिर उसको हमने पूरे घुमाया फिराया चलाया, बोला कि स्टेप उठा करके रखेगी। बॉडी के पृथ्वी से स्टेप 3 इंच ऊपर जानी चाहिए और उसके बाद 6 इंच कर लेना चाहिए, उसके बाद 9 इंच करना चाहिए, 6, 3, 9 और 12 तक उठाना चाहिए। उठा लेने से स्टेप अगर 12 तक उठने लगा तो फिर दोनों का स्टेपिंग बराबर करके मिलाना चाहिए। ये उसके कोरियो के बारे में हम बताते हैं कि एक स्टेप को कितने मिनट कितने सेकंड में उठाती है और रखती है, उसी तरह दूसरा भी उतने ही सेकंड में उठना और रखना चाहिए ताकि स्टेप का मोमेंटम सही हो जाए, तभी आदमी आगे बढ़ सकेगा, आगे चल सकेगा। अब उसमें आता है रेंज। तो फुट रेंज सबसे छोटा रेंज है। 1 फुट के सामने या अंगूठे के सामने एक दूसरे का एड़ी आना चाहिए, ये फुट रेंज हुआ। और इस फुट रेंज से थोड़ा भी आगे पीछे 2 इंच 3 इंच 4 इंच करके रेंज को बढ़ा देना। तो रेंज को बढ़ा देने का मतलब रनिंग वेज में आ जाएगा या मूविंग वेज में आ जाएगा। तो वेज बनाने की क्रिया भी उनको समझाई मैंने। फिर हाथ के बारे में बताया कि कलाइयों के मुड़ने लगने के बाद से उंगलियों के सारे जितने भी सोर्स लगे रहते हैं वो कलाई से लगे रहते हैं और वो उंगलियों का वहीं से मूवमेंट होता है। तो इसको 60 डिग्री और 90 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इसको दोनों को मूव करना चाहिए और लोड भी समझ में आने लगेगा, किस लोड से इधर करेंगे और किस लोड से इधर करेंगे। तो दोनों का मूवमेंट होना चाहिए। तो पहला स्टॉक मैं बताता हूँ कि दोनों उंगलियों को जोड़ने के बाद पूरे दोनों हाथों को जोड़ने के बाद उंगलियों को नीचे की तरफ क्लब करना चाहिए जिससे क्लच में आ जाए, और क्लच में आने के बाद दोनों तरफ से ताकत लगानी चाहिए। ताकत लगाने के बाद इसको उठाना बैठाना प्रणाम करना, ये पहला
पहला व्यायाम बताता हूँ कैसे करना चाहिए। और जब इधर मोड़ोगे, इधर मोड़ोगे, इधर मोड़ोगे, इधर मोड़ोगे, तो इसमें पकड़ और फोल्डिंग दोनों क्लियर होने लगेगी। फोल्डिंग भी क्लियर होगी और पकड़ भी क्लियर होगी, लोड भी क्लियर होगा। पकड़, फोल्डिंग, लोड जब क्लियर हो जाएगा तो फ्री करके दोनों को मूव करना चाहिए। तो फ्री करके जब मूव करने लगेंगे, इसी को डंडा उंडा लेकर के, रॉड वॉड लेकर के तो करने लगेंगे, तो उतना लोड उठाने के काबिल हो जाएंगे। फिर किसी चीज़ को पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, पकड़ना छोड़ना, उठाना ड्रॉप करना, उठाना ड्रॉप करना, ये सब क्रिया आ जाएगी। प्लेस चेंज करना, ये क्रियाएं आएंगी। तो ये सब क्रियाओं को करने के बाद से एक अभ्यास बन जाएगा, जो बचपन का छूड़ा हुआ मिटा हुआ अभ्यास है, वो रिराइट हो जाएगा। और रिराइट हो जाएगा तो प्रोग्रामिंग सही हो जाएगा। तो ये मेरी बात थी, मैंने पूरी उसको विधि बताई। और दूसरी बात, दो बातें जो बताता हूँ कि मिट्टी जो है वो बदन के हर अवशिष्ट में जो जम गए हैं उसको तोड़ करके खींच लेती है, और खींच लेने से सेल खाली होता जाता है और हवाओं का आदान प्रदान बड़ा ढंग से होने लगता है। और जो हवाओं का आदान प्रदान होने लगता है तो बदन के अंदर एक प्लेसेज बन जाता है, जिससे ब्लड का ब्लड का रनिंग बन जाता है। ब्लड का रनिंग बन जाने से उसमें कितना रुकाव आना चाहिए, कितना पुश होना चाहिए, कितना रुकाव आना चाहिए, कितना पुश होना चाहिए, किस काम को करने के लिए कितना पुश चाहिए, इसका एक बड़ा सुंदर प्रोग्राम बन जाता है, जो गणितीय प्रोग्राम है। और उस गणितीय प्रोग्राम को बन जाने के बाद से वह आदमी प्रॉपर ढंग से काम करने लगता है। ब्रेन कैलकुलेट करके उतना पावर देता है और वो उस हिसाब से होल्ड करता है और उतने टाइम पर वो छोड़ देता है। तो ये क्रियाएं संपन्न कराने में टाइम लगता है। इसमें हर चीज़ों को अलग अलग स्टेप पर किया जाएगा, अलग अलग फोल्ड को क्लियर होने के बाद किया जाएगा। तो मैंने बताया कि इतना जल्दी कोई चीज़ को रिसीव कर लेना, पैरालिसिस में तो हवा का पूरा संचार ही रुक गया, तो संचार को पूरे जगह पहुंचा देना, माने एकदम पतले से पतले वेसल में, और उसका प्रेशर को समझ लेना, राइट लेना, ये तो एक बहुत टिपिकल सा बात है। और वो मैं नहीं करता, वो तो व्यक्ति जो अपने अंदर जीता है वही कर पाता है। तो इस हिसाब से वो जीने लगेगा, इस हिसाब से करने लगेगा, तो उसके कार्य में सुधार आएगा और उसका जीवन सामान्य हो जाएगा। ये वाणी के साथ आज का ये वीडियो मैं विसर्जित करता हूँ और आप लोगों से अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप लोग मेरे इस कार्य का कितना फल मिला, इस वीडियो में क्या नया शब्द मिला, क्या नया ट्रिक मिला, ये बात आप सब मिलकर मुझे बताएंगे और मुझे भी संतोष होगा, आत्मसंतोष होगा। ससम्मान सबको प्रणाम। लकवा, पैरालिसिस, स्लीप डिस्क, गाठिया जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, स्पोंडोलाइसिस, सर्वाइकल पेन, आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज, हजारों साल पहले भी ये बीमारियां होती थी। इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिससे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं, ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर हैं और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा है। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई
उस समय बाबा जी पर घर की जिम्मेदारी थी। वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।